रात के 8 बजे थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से पूर्णमासी की रात भी अमावस्या जैसी दिख रही थी। तेज आंधी के आसार नजर आने लगे थे, लेकिन समीर के लिए वक्त पर गुड़गांव पहुंचना बेहद जरूरी था। एक जरूरी डील के लिए कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ उसकी मीटिंग फिक्स हुई थी। दिल्ली से चलते हुए मौसम के ये तेवर नहीं थे, लेकिन अभी गुड़गांव पहुंचते पहुंचते मौसम काफी बिगड़ने लगा था। समीर ने जल्दी पहुंचने का सोचकर कार की स्पीड कुछ और बढ़ा दी। तभी धूल उड़ाती हुई आंधी में सड़क के बीचों बीच उसे एक साया सा नजर आया। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस वक्त इस तरह सड़क के बीच में आखिर कौन खड़ा हो सकता है। दिल्ली के हालात को देखते हुए उसका दिमाग तेजी से इस सोच में उलझ गया कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ और आगे जाने पर समीर ने देखा कि वो साया किसी लड़की का है और वो तेजी से हाथ हिलाते हुए कार रोकने का इशारा कर रही है। समीर ने लूटपाट के ऐसे बहुत से किस्से सुन रखे थे, इसलिए उसने तय कर लिया कि वो कार नहीं रोकेगा। वो सेम स्पीड से बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि वो लड़की अपनी तरफ इतनी तेजी से आ रही कार की भी परवाह नहीं कर रही है और अब भी सड़क के बीच में यूं ही हाथ हिलाते हुए खड़ी है। दोनों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। अब समीर का दिल धड़कने लगा। जब कुल 50 मीटर की दूरी रह गई और तब भी वो लड़की अपनी जगह से नहीं हिली, तो समीर के पास कार रोकने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। ब्रेक की तेज आवाज से पूरा माहौल गूंज उठा। समीर की कार रुकते ही वो लड़की तेजी से उसकी खिड़की की तरफ बढ़ी। तब तक समीर ने भी ग्लास नीचे कर लिया था। उसने गुस्से भरे हुए लहजे में कहा, अगर आपको मरने का इतना ही शौक है तो आप जहर क्यों नहीं ट्राई करती? मेरे जैसे सीधे साधे लड़के की जिंदगी बर्बाद करना जरूरी है? कहते हुए उसने एक नजर लड़की के चेहरे पर डाली। आंधी से उड़ते हुए उसके बालों ने लगभग उसका आधा चेहरा ढक रखा था। उसने एक हाथ से अपने बालों को समेटते हुए जल्दी से कहा, देखिए मिस्टर, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना है, आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। लेकिन समीर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। वैसे भी उसे मीटिंग के लिए देर हो रही थी। उसने एकदम से इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नो वे, मुझे ऑलरेडी इस खराब मौसम की वजह से काफी देर हो चुकी है, इसलिए सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कहकर उसने शीशा वापस चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उस लड़की ने एक झटके से उसका हाथ रोकते हुए कहा, प्लीज मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दीजिए, मेरा यकीन कीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कहते हुए उसने एक सिसकी भरी। समीर ने महसूस किया कि उसके हाथों पर कुछ बूंदें टपक रही हैं। क्या ये लड़की रो रही है? उसने जैसे दिल ही दिल में खुद से सवाल किया। लड़की ने उसे ऐसे खामोश देखा तो एक जोर की सिसकी लेकर दोबारा बोली, प्लीज प्लीज हेल्प मी, मेरा स्टेशन पहुंचना बहुत जरूरी है। न जाने उसके लहजे में कैसा असर था कि समीर से अब और इनकार करते हुए नहीं बना। उसने धीरे से गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ओके। समीर का इतना कहना था कि लड़की ने एकदम से खुश होते हुए कहा, थैंक यू सो मच, आप इंसान नहीं भगवान है, आपका लाख लाख शुक्रिया मिस्टर। समीर ने उसे ऐसे थैंकफुल होते हुए देखा तो कुछ झेपते हुए बोला, ओके ओके, अब आप जल्दी से अंदर आकर बैठ जाइए, मुझे देर हो रही है। लड़की ने खुश होते हुए हामी भरी और कार की दूसरी तरफ जोर से चिल्लाते हुए पुकारने लगी, रीमा, रीमा आ जाओ। उसे यूं किसी को पुकारते हुए देखकर समीर ने चौंकते हुए पूछा, अब ये आप किसको बुला रही हैं? वेट ना मिस्टर, उसने एकदम लापरवाह अंदाज में कहा। समीर उसका ये एटीट्यूड देखकर हैरान रह गया। कुछ ही पलों में जिस रीमा को वो पुकार रही थी वो बड़े ही आराम से आई और समीर की कार की पिछली सीट पर आकर बैठ गई, जबकि वो लड़की जिसने कार रुकवाई थी समीर के बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गई। समीर ने जैसे ही पलटकर उस लड़की को देखना चाहा, उसके होश उड़ गए। समीर ने हल्की रोशनी में बैक व्यू मिरर से देखा, पीछे बैठी लड़की दुल्हन की ड्रेस और गहने पहने हुई थी। बड़े ही आराम से च्युइंगम चबाते हुए बोली, प्लीज सर, हमें जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंचा दीजिए। उन दोनों का एटीट्यूड देखकर समीर हैरानी से मुंह फाड़े हुए कभी साथ बैठी लड़की को देख रहा था तो कभी पीछे बैठी लड़की को। साथ बैठी हुई लड़की ने सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, अब गाड़ी बढ़ा भी दीजिए, कि हमारा पीछा कर रहे फैमिली वालों से मैं पकड़वा कर ही दम लेंगे। उसके इतना कहते ही समीर जैसे ख्यालों से जागा। उसने एकदम से दोनों की तरफ घूमते हुए पूछा, एक मिनट, ये दुल्हन के गेटअप में है और आपने कहा कि फैमिली वाले आपका पीछा कर रहे हैं, क्या मतलब है इन सब बातों का? साथ बैठी लड़की ने उसकी तरफ कुछ झुक कर चाबी घुमाते हुए कहा, मैं आपको सारी बातें रास्ते में बताती हूँ, लेकिन अभी प्लीज यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ाइए। लेकिन समीर ने उसे हल्का सा धक्का देकर पीछे किया और अंदर वाली लाइट जलाकर सख्ती से बोला, आप लोग अभी के अभी मेरी कार से बाहर निकलिए। इतना सुनते ही बगल में बैठी लड़की ने अपना झुका हुआ सिर एक झटके से ऊपर उठाया। खिड़की खुली होने की वजह से
आंधी के झोंके से उसके आधे खुले हुए बाल एकदम से हवा में तैरने लगे थे। समीर को ऐसा लगा जैसे सारे बादल छट गए हों और पूर्णमासी का चांद पूरे शबाब से चमक रहा हो। उस लड़की ने जैसे ही समीर को ऐसे घूरते हुए देखा तो फिर जल्दी से अपनी टोन चेंज करते हुए बोली, आप समझ नहीं रहे हैं, हमारा यहाँ से निकलना बेहद जरूरी है, इसलिए यहाँ से जल्दी चलिए, वरना हमारे साथ साथ आप भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इतना सुनना था कि समीर को जैसे एक बार फिर से होश आया। उसने एकदम से सीट बेल्ट खोली और कार से बाहर निकलकर दोनों दरवाजे खोलता हुआ बोला, देखिए मैम, मुझे नहीं पता कि आप कौन सी मुसीबत में हैं, मगर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए आप लोग प्लीज अभी के अभी मेरी कार से उतरिए। तभी दोनों लड़कियों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा किया और फिर अचानक से दुल्हन के गेटअप में खड़ी लड़की समीर के पैर पड़ते हुए बोली, सर प्लीज हमें ऐसे छोड़कर मत जाइए। अभी वो आगे कुछ कहती कि तभी समीर का फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके मैनेजर रॉबिन का कॉल था। समीर 2 कदम पीछे हटा और कॉल रिसीव करते हुए बोला, हाँ रॉबिन, मैं रास्ते में ही हूँ, बस पहुंच रहा हूँ। उधर से रॉबिन ने कुछ कहा तो समीर अपनी कार से कुछ कदम दूर होकर झुंझलाते हुए बोला, अरे यार कहाँ ना पहुंच रहा हूँ, एक प्रॉब्लम में फंस गया था, बस अब निकल रहा हूँ यहाँ से। कहते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे नजर पड़ते ही उसने चीखते हुए कहा, हे यू, मेरी कार कहाँ लेकर जा रही हो? कार स्टार्ट करके आगे बढ़ चुकी लड़की ने जवाब दिया, सॉरी मिस्टर, मजबूरी है, बट यू डोंट वरी, मैं आपकी कार लौटा दूंगी। समीर के पलक झपकते ही वो दोनों लड़कियां उसकी कार के साथ गायब हो चुकी थी। समीर ने हाथ में पकड़े फोन को मुट्ठी में जोर से खींचते हुए कहा, डैम इट, मुझे कार रोकनी नहीं थी। पिछली सीट पर बैठी रीमा धीरे धीरे अपने गहने उतारते हुए बोली, थैंक गॉड हम लोग वहां से निकल गए नंदिनी, वरना एक पल को तो मुझे लगा था कि वो खड़ूस हमें पकड़वा ही देगा। नंदिनी ने ड्राइव करते हुए बैक व्यू मिरर में उसे देखते हुए जवाब दिया, अभी तक सब ठीक होता आया है तो आगे भी सब ठीक होगा रीमा, तुम बस फटाफट ये गहने उतार कर ऊपर से टॉप डाल लो, बाकी लहंगे के नीचे तो तुमने जीन्स पहले ही डाल रखा है। हाँ यार, और इस जीन्स के चक्कर में उस पार्लर वाली ने कितना दिमाग खाया, पता है हर कुछ देर पे कहती ये जीन्स चेंज कर लो आप, वरना लहंगा थोड़ा सा भी ऊपर किया आपने तो ये दिख जाएगा। आप भला बताओ, ये 25 किलो का लहंगा पहनकर मैं कहाँ तक भाग सकती थी भला? रीमा ने अपने गले का हैवी सेट उतारते हुए कहा। कुछ देर के लिए कार में खामोशी छा गई थी। फिर रीमा ने नंदिनी की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, आई एम सॉरी नंदिनी, तुम्हें मेरी वजह से इतना जोखिम उठाना पड़ा। वक्त को तो मुझे लगा कि वो खड़ूस अपनी कार को रोकने वाला ही नहीं है, बल्कि तुम्हारे ऊपर चढ़ा देने वाला है। तुमने मेरे लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उसकी बातें सुनकर नंदिनी ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम अच्छे से जानती हो रीमा कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया है। जो डील हमारे बीच हुई है उसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो मैं वो भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटूंगी। रीमा एकदम सीरियस होकर अब खिड़की से बाहर देखने लगी थी। तेज आंधी और बिजली की चमक अब भी रह रहकर पूरे माहौल में एक अजीब सा डर पैदा किए जा रही थी। रीमा ने गहरी सांस ली और मायूस लहजे में जवाब दिया, सॉरी नंदिनी, मगर मेरे पास अपनी शादी से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और यही वजह थी कि मैंने तुम्हारी मदद करने के एवज में ये शर्त रखी थी कि तुम मुझे मेरी शादी से भागने में मदद करोगी। शायद तुम समझ सको कि मैंने ये स्टेप क्यों उठाया। नंदिनी ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, जिंदगी भर किसी अंकल टाइप के सेठ की सेठानी पत्नी बनकर रहने से बेहतर है ये भागने वाला आइडिया। तुम अगर ये शर्त ना भी रखती और मुझसे मदद को कहती तो मैं अपने बचपन की पड़ोसन के लिए इतना तो जरूर करती। उसकी बात सुनकर रीमा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ ही देर में दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। नंदिनी ने कार वहीं पार्क की और दोनों तेज तेज चलते हुए प्लेटफॉर्म पर आ गए। मुंबई जाने वाली ट्रेन अब बस निकलने ही वाली थी। नंदिनी ने रीमा का बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अपना ख्याल रखना। रीमा की आंखें भीगने को थी। उसने भी एकदम से भींचकर नंदिनी को गले लगाया और बोली, पता नहीं मैं तेरा ये एहसान चुका भी पाऊंगी या नहीं। कहकर उसने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया और फिर बोली, ये अंकल का एड्रेस है, मैंने भी अपनी डील पूरी की। नंदिनी ने एकदम से वो पर्ची उसके हाथों से झपटते हुए कहा, थैंक यू सो मच रीमा, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे क्या दे दिया है। रीमा ने उसे एक नजर प्यार से देखा और बोली, मुझे पता है कोई चीज जिसके मिलने की उम्मीद ना हो और वो अचानक से मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। कहकर वो अपनी सीट वाले कंपार्टमेंट में चढ़ गई। नंदिनी ने एक हाथ में उस पर्ची को थामे हुए दूसरे हाथ से उसे बाय किया और फिर नम आंखों से उस पर्ची को कई बार पढ़ डाला। पापा, शायद अब मैं आपको ढूंढ निकालूंगी,
और शायद अब मेरी जिंदगी से जुड़ी उलझनें भी सॉल्व हो जाएंगी। कहते हुए वो कई बार उस पर्ची को चूमने लगी। अपनी सीट पे बैठी रीमा उसे खिड़की से ये सब करते हुए देख रही थी। ट्रेन ने सिग्नल दिया और स्टेशन छोड़ने लगी। नंदिनी ने नजरें उठाकर रीमा की खिड़की की तरफ देखा। रीमा ने खिड़की से झांकते हुए चिल्लाकर कहा, नंदिनी, अगर हम दोनों वहां से नहीं भी निकल पाते ना, तो भी मैं अंकल का एड्रेस तुझे जरूर दे देती। रीमा की बात सुनकर नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए लबों के साथ हाँ में सिर हिलाया। दोनों की नजरें एक दूसरे पर ही जमी थी, और वो भी तब तक जब तक कि ट्रेन नजरों से ओझल नहीं हो गई। नंदिनी ने अपने आंसू पोंछे और मारे खुशी के एक जंप लगाते हुए बोली, पापा, मैं आ रही हूँ। रीमा को ट्रेन में विदा करने के बाद नंदिनी वापस पार्किंग में लगी कार के पास आ गई। उसने लॉक खोलकर अंदर बैठते हुए जैसे खुद से कहा, ये काम तो निपट गया। अब उस मिस्टर खड़ूस की कार उसे कैसे वापस की जाए, मुझे इसके बारे में सोचना होगा। कहते हुए उसने सीट बेल्ट लगाई। तभी उसे ध्यान आया, लेकिन मैं उस मिस्टर खड़ूस को ढूंढूंगी कैसे, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। ये ख्याल आते ही नंदिनी की नजर डैशबोर्ड के नीचे बने बॉक्स पर जा ठहरी। वहां जरूर कोई ना कोई लिंक मिल सकता है। कहते हुए उसने झुककर बॉक्स को खोला और उसमें रखे पेपर्स चेक करने लगी। इंश्योरेंस के पेपर में नाम पढ़ते हुए उसने कहा, समीर कश्यप, नाइस नेम। उसके बाद बाकी डिटेल्स देखकर उसने पेपर वापस बॉक्स में रखते हुए उसकी नजर सामने लगे जीपीएस स्क्रीन पर गई। उसने अपने माथे पर हल्की सी चपत मारते हुए कहा, ये लो, जिसे हमने ढूंढा शहर की गली गली, वो अपने घर के पीछे मिली। मैं भी ना उतनी देर से यही सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि मिस्टर खड़ूस को उसकी कार कैसे वापस करूंगी, लेकिन एक मिनट के लिए ये नहीं सोचा कि मिस्टर खड़ूस तो इस जीपीएस से अपनी कार खुद ही वापस ले लेंगे। कहकर उसने कार की चाबी अंदर ही रहने दी और पार्किंग के लिए 10 घंटे के चार्जेस पे खड़ा कर दिया। फिर कैब हायर करते हुए वो दिल्ली वापस लौट आई। अपने ट्रॉली बैग में कपड़े रखते हुए नंदिनी के हाथ ठहर से गए जब उसकी रूम पार्टनर ने अंदर आते हुए हैरानी से पुकारा, हे नंदिनी, ये विंटर वेयर्स के साथ कहाँ की पैकिंग हो रही है? चंडीगढ़ में बर्फ पड़ने वाली है क्या? हल्की सी झुकी हुई नंदिनी ने एक झटके से मुड़ते हुए अपना सिर ऊपर किया। काले घुंघराले रेशम से जुल्फों ने एक कंधे से दूसरे कंधे का सफर तय किया। अवनी पर नजर पड़ते हुए उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बर्फ तो गिरने वाली है शायद, मगर चंडीगढ़ में नहीं, बल्कि शिमला में। शिमला में? तो ये वेकेशन शिमला में गुजारने वाली है? लेकिन अब भी तो छुट्टियों में पूरे 5 दिन है और तू अभी से पैकिंग कर रही है। वेकेशन तो घर पर ही बितानी है, शिमला बस 3-4 दिन की ट्रिप पर जा रही हूँ, वहां से वापस आकर घर जाऊंगी। कहते हुए वो वापस से पैकिंग में बिजी हो गई। अवनी ने धम से अपने बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटते हुए पूछा, तो अनुपमा आंटी कब पहुंच रही है? वो नंदिनी की माँ के बारे में बात कर रही थी। नंदिनी ने लापरवाही से जवाब दिया, माँ नहीं आ रही है। उसका जवाब सुनकर अवनी ने चौंकते हुए कहा, व्हाट? तो फिर तो शिमला किसके साथ जा रही है? मैं शिमला सोलो ट्रिप पे जा रही हूँ। नंदिनी के लहजे में गजब का ठहराव था, लेकिन अनुपमा आंटी को पता चलेगा तो वो कुछ बोलेंगी नहीं। अवनी के मुंह से यह सुनते ही नंदिनी कुछ पलों के लिए एकदम स्थिर सी हो गई। उसके होंठों पर एक तंज भरी मुस्कुराहट बिखर गई। दिल के किसी कोने में आवाज गूंजी, काश माँ को मेरी इतनी परवाह होती, माँ मेरे बारे में इतना सोचती, तो शायद आज मैं खुद के लिए बागी बनकर ऐसे भटक नहीं रही होती। अवनी ने उसे ऐसे खामोश देखा तो उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोली, हेलो मैडम, शिमला पहुंच गई क्या? उसके टोकने पर नंदिनी जैसे ख्यालों से जागी। उसने हंसते हुए कहा, नहीं, कल पहुंचूंगी। और रहा सवाल माँ का, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी। अवनी ने तारीफ भरी नजरों से उसे निहारते हुए कहा, सही है यार, कूल फैमिली है तेरी। हमारे यहाँ तो बिना घर पे बताए लोकल मार्केट जाने पे भी आफत आ जाती है। लेकिन ये तारीफ नंदिनी का मन बोझिल कर गई। उसकी आंखें भीगने को थी। उसने जल्दी से खुद को वापस पैकिंग में बिजी दिखाते हुए आंखों की नमी को छुपा लिया। लेकिन अवनी ने आगे कहा, लेकिन नंदिनी, आर यू श्योर कि तू अकेले मैनेज कर लेगी? यार तूने इतने सालों में इंडिया गेट और कुतुब मीनार नहीं देखा, तो शिमला जाने का फैसला कैसे कर सकती है? बस यही चीज तो परखनी है खुद की। बाहर से इतनी स्ट्रॉन्ग दिखने वाली नंदिनी अंदर से भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं? उसने अवनी को जवाब तो दे दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को बड़ी मुश्किल से संभाले बैठी थी। कल से आज तक वो सैकड़ों बार उस पर्ची को देख चुकी थी जिसमें रीमा ने उसके डैड का एड्रेस लिख कर दिया था। उसका दिल तो चाह रहा था कि वो उड़कर शिमला पहुंच जाए और वहां जाकर अपने पापा को ढूंढ निकाले, लेकिन क्या ये सब
इतना आसान था?